मार्केट नंबर्स बोलते हैं कि 2025 इंडस्ट्री के लिए एक ग्रोथ का साल रहा है, पर ग्रोथ का मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ सही चल रहा हो। तो आज हम देखेंगे किसने सही डायरेक्शन पकड़ी, किसने चीजें मिस कर दी और किसने अपना ही गेम बिगाड़ लिया। शुरू करते हैं सैमसंग से। सैमसंग ने इस साल बहुत स्मार्ट खेला है और एक चीज जो इनके लिए इस साल सबसे ज्यादा काम करी है वो है कंसिस्टेंसी, स्पेशली सॉफ्टवेयर में। मैं खुद एक S25 अल्ट्रा यूजर हूं और फिलहाल मार्केट में One UI से ज्यादा स्टेबल कोई नहीं है, iOS भी नहीं है। और जो One UI 8.5 आया है उससे चीजें और बेटर और मैच्योर ही हुई हैं। मार्केट नंबर्स भी सैमसंग के फेवर में ही रहे। 2025 के मिड तक सैमसंग रफली 15 से 17% मार्केट शेयर के अराउंड स्टेबल था और प्रीमियम साइड में तो सैमसंग ने कुछ क्वार्टर्स में एप्पल को भी पीछे छोड़ दिया, मेनली अपनी S सीरीज और फोल्डेबल्स के दम पे। वैसे ये चीज परमानेंट तो नहीं थी, लेकिन इससे एक चीज क्लियर होती है कि प्रीमियम मार्केट में सैमसंग का ट्रस्ट इंडियन बायर्स के बीच में बना हुआ है। बट इसके साथ साथ सैमसंग के ज्यादा फोन्स जो हैं वो A सीरीज के बिक रहे हैं। इंडिया की टॉप सेलिंग स्मार्टफोन्स की लिस्ट में भी यही फोन्स दिखते हैं, लेकिन 20,000 वाले सेगमेंट में ये थोड़ा पीछे रह गए हैं। और यही तो मार्केट है जहां पे इंडिया का रियल वॉल्यूम गेम खेला जाता है। वीवो और ओप्पो ने इस प्राइस बैंड पे ज्यादा अग्रेसिव काम किया है, जिसमें बेटर हार्डवेयर, बड़ी बैटरी और फास्टर चार्जिंग और सबसे इंपॉर्टेंट ऑफलाइन में इन ब्रांड्स का काफी पुश है। तो स्टोरी बहुत सिंपल है, 2025 में सैमसंग ने गलतियां कम करी है एंड रिस्क भी कम ही लिया है, इसलिए इस बार ये मेजर क्रिएटर अवार्ड्स में भी पीछे ही रहे हैं। हालांकि सॉफ्टवेयर और प्रीमियम में ये अभी भी टॉप पे हैं, लेकिन अगर वॉल्यूम वाले मार्केट की लीडरशिप चाहिए तो बजट सेगमेंट में इन्हें और अग्रेसिव होना पड़ेगा। और अब कुछ महीनों में S26 सीरीज भी आने वाली है और सोर्सेज को देखें तो एज सच कुछ ज्यादा चेंजेस हुए नहीं है। जहां चाइनीज फोन्स बैटरी टेक में बहुत एडवांस काम कर रहे हैं, ये काफी कंफर्टेबल चलते हैं। बाकी हाई चांसेस है कि Exynos भी रिटर्न कर रहा है। खैर, इनका तो जो है सो है, लेकिन इस बार एप्पल ने डिजाइन और स्पेक्स में काफी काम किया है। तो इस साल एप्पल की सेल्स काफी स्ट्रॉन्ग रही हैं। आईफोन 16 सीरीज के साथ इन्होंने अपना आज तक का बेस्ट एवर क्वार्टर रिकॉर्ड किया है एंड 17 और 17 एयर के साथ Q3 शिपमेंट्स में ये दोनों फोन 16% ग्रोथ लाए, जो 2021 के बाद किसी भी आईफोन के लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लॉन्च क्वार्टर है। इसके साथ एप्पल ने पहली बार इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में 10% तक का शेयर टच किया, जो इन्हें पहली बार इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में 4th पोजीशन पे ले आया है। प्रीमियम और सुपर प्रीमियम सेगमेंट यानी कि 70,000 के आसपास एप्पल का जो डोमिनेंस है वो अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग है। ऊपर से अब इंडिया में एप्पल स्टोर का भी एक्सपेंशन हो रहा है। इनका इकोसिस्टम और EMIs ने एप्पल को और एक्सेसिबल बना दिया है। पर जैसे ही हम सेल्स से थोड़ा ऊपर उठ के देखते हैं तो इनके साथ प्रॉब्लम्स भी काफी हुई है। सबसे पहले AI की बात, और ये एग्जैजरेशन नहीं है। एप्पल AI रेस में पीछे नहीं है, एप्पल AI रेस में है ही नहीं। एप्पल इंटेलिजेंस का रोल आउट एकदम कंफ्यूजिंग रहा है, फीचर्स भी लिमिटेड है और यूजेबिलिटी भी ना बहुत वीक है, स्पेशली जब आप गूगल या सैमसंग से इसे कंपेयर करते हो। और ये बात सिर्फ हम रिव्यूअर्स नहीं बोलते, यूजर्स भी ये बात ओपनली बोलते हैं। इस वजह से रिपोर्ट्स भी आई हैं कि एप्पल जेमिनी जैसे एक्सटर्नल AI मॉडल्स के साथ सिरी इंटीग्रेशन एक्सप्लोर कर रहा है, जो अपने आप में एक सिग्नल देता है कि इनसे नहीं हो पा रहा। और फिर इस सारी AI कंफ्यूजन के बीच में इनकी AI और प्रोडक्ट टीम में से काफी सीनियर्स छोड़ के चले गए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इन्होंने कंपनी इसलिए छोड़ दी क्योंकि एप्पल में इन्हें अपना फ्यूचर नहीं दिख रहा था, और कुछ लोगों को पैसे ज्यादा मिले हैं क्योंकि AI में अंधा पैसा है। रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं कि अगले साल टिम कुक भी स्टेप डाउन करने वाले हैं, लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं। तो ये बहुत ही क्लियर है कि एप्पल अभी एक ट्रांजिशन फेज में है और इनके साथ सिर्फ मैनेजमेंट इशू थोड़ी ना है, प्रोडक्ट साइड में भी इन्हें काफी बैकलैश मिला है। आईफोन 17 प्रो और मैक्स की ड्यूरेबिलिटी में काफी इश्यूज हुए हैं और कुछ फोन्स के तो कलर तक चेंज हो गए। फिर iOS 26 भी बगी है और ये ढंग से फिक्स भी नहीं हो पा रहा। तो इस साल ऐसा लग रहा है कि इन पे शनि जाके बैठा हुआ है और वर्डिक्ट तो बहुत क्लियर है। इनके फोन जरूर बिके हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शंस पे क्वेश्चन उठे हैं। इंडिया में एप्पल स्ट्रॉन्ग जरूर है, लेकिन AI, लीडरशिप, क्लैरिटी और इनोवेशन के फ्रंट पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है। 2026 एप्पल के लिए सिर्फ सेल्स का नहीं बल्कि क्रेडिबिलिटी का भी टेस्ट होने वाला है। बट अगर 2025 का कोई विनर है तो वो है वीवो, क्योंकि नंबर्स झूठ नहीं बोलते। 2025 के मल्टीपल क्वार्टर्स में वीवो इंडिया का नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड रहा है और इनका मार्केट शेयर भी 20 से 23% के आसपास था। और ये सेल्स और पोजीशन मेनली मिड रेंज और ऑफलाइन स्ट्रेंथ के दम पे आई है। और इस सारी ग्रोथ की वजह भी काफी सिंपल है, वीवो ने एग्जैक्टली वही किया जो इंडिया में काम करता है। इन्होंने बजट सेगमेंट में जम के फोन्स बेचे हैं। इनकी Y, T और V सीरीज हर प्राइस बैंड में अवेलेबल थी और ऑफलाइन रिटेल में वीवो को कोई मैच नहीं कर सकता, क्योंकि इनके डीलर्स के लिए जो मार्जिन होते हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग है और ये इन्वेंट्री को भी बहुत अग्रेसिवली पुश करते हैं। ऊपर से टियर 2, टियर 3 सिटीज में वीवो का जो विजिबिलिटी एडवांटेज है वो भी बहुत क्लियर दिखता है। और सिर्फ मिड रेंज की बात नहीं है, फ्लैगशिप साइड पे भी वीवो ने काफी बढ़िया काम किया है। इनके X सीरीज के फोन्स चाहे X300 हो या प्रो वेरिएंट्स कैमरा कैपेबिलिटी में जेन्युइनली बाउंड्रीज पुश कर रहे हैं। लेकिन यहीं पे एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रडिक्शन भी निकल के आता है। जैसे ही वीवो का कोई फ्लैगशिप लॉन्च होता है, कुछ ही हफ्तों बाद मार्केट में हैवी डिस्काउंटिंग दिखने लगती है। एग्जांपल के लिए 1,10,000 के आसपास लॉन्च होने वाला X300 Pro
कुछ ही दिन पुराना 85 से 90,000 के आसपास मिलता है। ये बायर्स के लिए अच्छी डील तो है, लेकिन लॉन्च पे लेने वालों के लिए ये एक धोखा हो जाता है। बट चलो ये सिर्फ इनके साथ नहीं है, ये तो और भी चाइनीज प्लेयर्स के साथ सेम ही सीन है। तो फुल प्राइस पे Vivo फ्लैगशिप लेना एक फाइनेंशियली स्मार्ट डिसीजन तो नहीं होगा। सॉफ्टवेयर साइड पे भी Vivo के लिए 2025 एकदम सही ट्रांजिशन था। इंडिया में फाइनली इन्होंने Origin OS निकाल दिया और इनका UI एक्सपीरियंस भी पहले से बेटर लग रहा है और अपडेट्स में भी ये लोग सही काम करते हैं। तो Vivo का 2025 वर्डिक्ट काफी क्लियर है। Vivo इंडिया का वॉल्यूम किंग रहा। ऑफलाइन स्ट्रेटजी, मिड रेंज प्राइसिंग और पोर्टफोलियो ने Vivo को टॉप पे रखा, लेकिन 2-3 जगह इन्हें और काम करने की जरूरत है, जैसे कि प्रीमियम मार्केट में अपनी एक एस्पिरेशनल वैल्यू बनाना, और ये करने से इनकी रीसेल वैल्यू भी बेटर हो जाएगी। Vivo जीत जरूर रहा है, लेकिन ज्यादातर नंबर्स के दम पे। और अगर आपको Vivo से रॉ परफॉर्मेंस चाहिए तो अब iQOO को देखते हैं। इनका गोल बहुत क्लियर रहता है, परफॉर्मेंस भर के देते हैं जो गेमर्स और हैवी यूजर्स को चाहिए, और कैमरास भी डिसेंट ही देते हैं। बट इस साल टॉप ब्रांड्स में iQOO नहीं था, हालांकि ऑलमोस्ट 60% से ऊपर तक की ग्रोथ रही, जो बहुत बड़ी है। और ये लोग फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड भी बोलते रहते हैं, जो कि लग भी रहा है। इनका फ्लैगशिप iQOO 13 भी काफी सही बिका है और नियो सीरीज भी बढ़िया ही होती है। और सिंस ये एक ऑनलाइन ब्रांड है तो प्राइस भी अग्रेसिव रख पाते हैं। और जिन लोगों को इनके सॉफ्टवेयर से शिकायत थी वो भी Origin OS से अब फिक्स हो गया है। तो इनकी गाड़ी वैसे तो सही चल रही है, बट कुछ चीजें सही नहीं है। जैसे कि इन्होंने अपना नया फ्लैगशिप iQOO 15 लॉन्च किया, जो कि 13 के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 18,000 रुपए महंगा है। मुझे पता है रैम और स्टोरेज के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, लेकिन iQOO जो एक वैल्यू फ्लैगशिप हुआ करता था, अब लोग उसे लेने से पहले थोड़ा और सोचेंगे, क्योंकि ये OnePlus 15 की प्राइसिंग को बहुत हद तक मैच कर रहे हैं। खैर, OnePlus की बात करें तो इस साल इनकी गाड़ी थोड़ी स्लो ही चली है। वैसे तो इनके लॉन्चेस इस साल सही रहे हैं और लोगों ने 45,000 वाले सेगमेंट में इन्हें खरीदा भी है। 13, 13R, 13S इन फोन्स की वजह से इनका ये वाला सेगमेंट तो 75% से बढ़ा है। तो यहाँ पे तो काम सही चल रहा है। और अब इन्होंने OnePlus 15 और 15R भी लॉन्च कर दिया है। एंड आई एम अवेयर कि OnePlus 15 के कैमरा स्पेक्स में डाउनग्रेड आया है, क्योंकि अब कंपनी स्ट्रक्चर भी थोड़ा चेंज हो रहा है। ओप्पो का पूरा कैमरा सेंट्रिक बनाया जा रहा है एंड OnePlus परफॉर्मेंस सेंट्रिक ही रहेगा। सो ये एक चॉइस है जो इन्होंने अपने लिए रखी है। और 15R के लॉन्च इवेंट में इन्होंने बताया कि OnePlus 15 इनका हाईएस्ट सेलिंग फोन रहा है और 13 से कंपेयर करें तो 50% से ज्यादा की सेल्स हुई है। फिर इन्होंने 15R भी निकाला, जो मेरे को ठीक ही लग रहा है। अभी मैंने बहुत ज्यादा यूज नहीं किया है, बट फर्स्ट इंप्रेशंस में इट्स फाइन। बट बजट में ये लोग अभी भी उतने कामयाब नहीं है। इनके ओवरऑल शिपमेंट्स और मार्केट शेयर दोनों गिरे हैं। मतलब Q3 में तो इनका कहीं नाम ही नहीं था, ऊपर से 30% इनका वॉल्यूम शिपमेंट गिर गया, तो सब कुछ ठीक तो नहीं है। तो इनके लिए ये साल ठीक ठाक ही था, इनको काम करने की जरूरत पड़ेगी। अब कुछ ब्रांड्स इतने बिखर गए हैं कि उनका कमबैक ही नहीं हो पा रहा, जैसे कि Realme। अब इनके बारे में ज्यादा कुछ बोलने को है नहीं, जो थोड़ा बहुत है वो बता देता हूँ। जो प्रॉब्लम्स पहले थी वो अभी भी चल रही हैं, जैसे कि एक ही फोन के 8 अलग अलग मॉडल्स निकालते हैं। मतलब यहाँ पे तो कुछ भी इंप्रूव नहीं हुआ है। वैसे तो इनकी साल की शुरुआत सही हुई थी और बीच में ये लोग 10% पे भी आ गए थे, लेकिन फिर वही है कि ऑफलाइन में Vivo और Oppo मिलके इनका मार्केट शेयर खा रहे हैं। इनकी बजट और मिड रेंज सीरीज तो ठीक ठाक है और ये ऑफलाइन प्रेजेंस भी बढ़ा रहे हैं, जिससे इनके फोन्स तो बिक रहे हैं और अभी अपनी GT सीरीज से 40,000 से ऊपर वाले सेगमेंट को भी टारगेट कर रहे हैं। बट ऑब्वियस सी बात है कि टाइम ही बताएगा कि ये आखिर कितना बिकेंगे। बट इस सब से इनका एक शिफ्ट तो दिखता है कि ये अब प्रीमियम साइड पे जा रहे हैं और अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर रहे हैं। जैसे इन्होंने खुद बोला है कि अब हम इतने सारे फोन लॉन्च नहीं करेंगे, हम सिर्फ 3 सीरीज पे ही फोकस रखेंगे। उम्मीद है कि जैसा बोल रहे हैं वैसा कर भी दे। बट एक प्रॉब्लम ये भी है कि इनका इंडिया हेड कोई है ही नहीं, सब कुछ चाइना से ही कंट्रोल होता है, तो ये भी एक दिक्कत है। अब बिखरने से उस ब्रांड की बात करते हैं जो इसका बिल्कुल ऑपोजिट था, जिसने बहुत पैसे बटोरे हैं। नाम है उसका ओप्पो, क्योंकि इनके लिए ये साल काफी स्ट्रॉन्ग रहा है। इस साल ओप्पो कंसिस्टेंटली टॉप 5 ब्रांड्स में आया है और लगभग हमेशा 14 से 16% मार्केट शेयर रहा है इनका, जो इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में छोटी बात नहीं है। ओप्पो का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट अभी भी इनकी ऑफलाइन स्ट्रेंथ ही रहेगी और फोन्स जैसे कि रेनो और के सीरीज ने टियर 2 और टियर 3 सिटीज में काफी सॉलिड काम किया है। एक तरफ फाइंड एक्स जैसे फ्लैगशिप्स हैं जो कैमरा और डिजाइन पे फोकस करते हैं, और दूसरी तरफ ए और के सीरीज जिन्होंने एक्चुअल वॉल्यूम्स ड्राइव किए हैं। एग्जांपल के लिए ओप्पो के के सीरीज वाले फोन्स ने सब 15,000 ब्रैकेट में अग्रेसिव प्राइसिंग, बिग बैटरी और स्मूथ डिस्प्लेस देके ये काफी सेल्स कर रहे हैं। और इनके फ्लैगशिप फाइंड X9 Pro ने इस साल काफी सारे क्रिएटर रिवॉर्ड्स भी जीते हैं और ये इस चीज का एक बड़ा सबूत है कि ग्रोथ स्ट्रॉन्ग होगी। ऊपर से ओप्पो के साथ रिटेलर्स का रिलेशनशिप Vivo के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है। बढ़िया आफ्टर सेल्स और सर्विस इनको एक काफी बड़ा एडवांटेज देती है। ओवरऑल ओप्पो के लिए चीजें काफी अच्छी रही हैं। अब बात कर लेते हैं 3 भाई बहनों की, Xiaomi, Redmi और Poco। और स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बोलूं तो 2025 इनके लिए कंफ्यूजन और डिक्लाइन का साल रहा है। सबसे पहले Xiaomi और Redmi को
एक साथ रख के देखो, मार्केट शेयर के हिसाब से दोनों नीचे ही जा रहे हैं और कमबैक का कोई सॉलिड सिग्नल कहीं से नहीं दिख रहा। और रेडमी ऑलमोस्ट इस साल गायब ही रहा है। रेडमी नोट सीरीज जो बजट का एक बेंचमार्क हुआ करती थी, अब वो चीज खत्म हो गई है। इनका लॉन्च साइकिल भी पूरी तरह से हिल चुका है। नोट 14 सीरीज 2024 में लॉन्च हुई थी और लॉजिकली 2025 में नोट 15 सीरीज आनी चाहिए थी, जो अब जनवरी में जाके रिलीज होगी। मतलब 2025 में ढंग के रेडमी लॉन्चेस हुए ही नहीं। इससे वैसे तो काफी क्लियर हो जाता है कि ब्रांड को खुद को ही नहीं पता कि इन्हें करना क्या है। और ऊपर से कंपटीशन भी अब और स्ट्रांग हो गया है। अब मोटरोला और नथिंग जैसे ब्रांड सेम प्राइस ब्रैकेट में और बेटर एक्सपीरियंस दे रहे हैं। Xiaomi पे आए तो अब इन्होंने अपने आप को पूरी तरह से एक फ्लैगशिप कैमरा सेंट्रिक ब्रांड बना दिया है। 2025 में इन्होंने सिर्फ 2 फोन्स लॉन्च किए हैं, Xiaomi 15 एंड 15 अल्ट्रा, और दोनों का यूएसपी सिर्फ कैमरा बताया गया है। प्रॉब्लम यह है कि जब आप 1 लाख वाले सेगमेंट में जाते हो तो वहां पे सैमसंग और एप्पल जैसे ब्रांड्स ऑलरेडी बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश्ड है। वीवो और ओप्पो भी अब जाके इस प्राइस ब्रैकेट में कुछ करने लगे हैं, तो इनका क्या होगा पता नहीं। और आयरनी ये है कि ये फोन्स आउट ऑफ स्टॉक रहते हैं, ना तो प्रॉपर मार्केटिंग दिखती है और ना ही सेल्स पुश है। पता नहीं ऐसी फीलिंग आने लगी है कि Xiaomi इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में खुद ही अनइंटरेस्टेड है। हालांकि एक सरप्राइज जरूर है कि टैबलेट मार्केट में Xiaomi की अच्छी ग्रोथ हुई है। अब वैसे तो पोको ने भी मार्केट शेयर लूज ही किया है, लेकिन एक फर्क है, इन्होंने फोन्स कम लॉन्च किए, लेकिन जो भी लॉन्च किया वो सेंसेबल था। जैसे पोको F7 और X7 दोनों अपने प्राइस पे अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। इसी वजह से पोको अभी भी टॉप 10 इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स में टिका हुआ है। ऑनेस्टली देखा जाए तो फिलहाल इंडिया में Xiaomi के नाम को पोको ने ही संभाल रखा है। अगर पोको भी गिर गया ना तो Xiaomi इकोसिस्टम का इंडिया चैप्टर ऑलमोस्ट ओवर हो जाएगा। ओवरऑल इन तीनों को मिलकर एक स्ट्रॉन्ग, क्लियर और अग्रेसिव कमबैक स्ट्रेटजी की जरूरत है, वरना 2025 सिर्फ डिक्लाइन का स्टार्ट नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म एग्जिट का सिग्नल भी बन सकता है। नेक्स्ट हम इन्हीं के एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर की बात करते हैं, मोटरोला। और अगर नंबर्स देखोगे तो मोटरोला की ग्रोथ ऊपर जा रही है। बजट और मिड रेंज में इन्होंने काफी अच्छे लॉन्चेस किए हैं, जैसे G सीरीज और Edge 60 सीरीज, और प्राइस के हिसाब से फीचर्स देना मोटरोला को आता है। अब पिछले साल के कंपैरिजन में इन्होंने कुछ इंप्रूवमेंट्स तो की हैं, जैसे कैमरा ऑप्टिमाइजेशन थोड़ा बेटर हुआ है, हालांकि इसके लिए लोग अभी भी कंप्लेन करते हैं। अब ये हायर स्पीड स्टोरेज और बेटर प्रोसेसर्स भी यूज कर रहे हैं, जिससे इनकी परफॉर्मेंस तो इंक्रीज हुई है, बट एक्चुअल प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है। मोटरोला के फोन्स में एक्सप्लोजन और ब्लास्ट जैसे केसेस आ चुके हैं, और ये बिल्कुल भी छोटी बात नहीं है। उसके बाद ग्रीन लाइन इश्यूज, मदरबोर्ड डेड केसेस और हार्डवेयर फेलियर भी कंसिस्टेंटली रिपोर्ट होते रहते हैं। और इनका आफ्टर सेल सर्विस एक्सपीरियंस भी सही नहीं है। सर्विस सेंटर स्लो है, पार्ट्स अवेलेबिलिटी का भी इशू है, और रेजोल्यूशन देने में इन्हें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, और अपडेट्स का सीन भी डिसअपॉइंटिंग है। अंडर 20 के वाले फोन्स जैसे कि G96 और G67 पावर 1 या 2 एंड्रॉइड अपडेट्स का ही प्रॉमिस करते हैं, और फोन लॉन्च भी लेटेस्ट एंड्रॉइड पर नहीं हो रहे। सिक्योरिटी पैचेस और बग फिक्सेस दोनों ही टाइम पे नहीं आ रहे, और अपडेट से बग्स तो फिक्स हो नहीं रहे, और ऊपर से नए ब्लोटवेयर्स भी ऐड हो रहे हैं। और इस साल फिर से ये 7S Gen 2 से ऑब्सेस्ड रहे, क्योंकि इनके 2-3 फोन सेम प्रोसेसर के साथ अलग अलग प्राइस पे आते हैं। एंड आई फील अब इन्हें अपने डिजाइन को भी चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि इनका 15,000 वाला फोन और 50,000 वाला फोन दोनों सेम दिखते हैं। वैसे डिजाइन पे मेरा ओपिनियन पर्सनली है, कोई फैक्ट्स तो नहीं बोल रहा। ओवरऑल देखा जाए तो मोटरोला की ग्रोथ हो रही है, लेकिन सिर्फ सेल्स वाइज, क्योंकि एज अ ब्रांड इनके यूजर्स इनके ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। अगर ये इश्यूज फिक्स नहीं हुए तो ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ में दिक्कत देंगे। अब इन्हीं की बिरादरी का एक ब्रांड और है नथिंग। अब नथिंग की ग्रोथ को अगर आप नंबर से जज करोगे तो पिक्चर काफी चमचमाती लगती है। सेल्स बढ़ रही है, वैल्यूएशन भी ऊपर जा रही है, और 2025 एंड तक इन्होंने खुद क्लेम कर दिया कि ये लोग लाइफ टाइम $1 बिलियन से ज्यादा की सेल कर चुके हैं, जो क्लियरली दिखाता है कि ब्रांड कॉमर्शियली काफी ग्रो कर चुका है। स्पेशली इंडिया में तो सिचुएशन और भी स्ट्रॉन्ग है। इंडिया में Q2 2025 में 146% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कोई छोटी बात नहीं होती, और इस ग्रोथ का सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है इनके मिड रेंज फोन को। फोन 3A सीरीज और CMF के फोन्स मास ऑडियंस में काफी पॉपुलर रहे हैं। प्राइस के हिसाब से इनके स्पेक्स और डिजाइन दोनों अलग लगते हैं, और यही वजह है कि नथिंग ने शॉर्ट टर्म में मार्केट में जगह बनाई हुई है। लेकिन ट्रस्ट वाइज नथिंग की सिचुएशन कुछ खास अच्छी नहीं है, क्योंकि इनका सबसे बड़ा झटका जो इन्होंने ऑडियंस को दिया था वो था फोन 3 का लॉन्च, और ये इनके लिए काफी बड़ा डिजास्टर था, क्योंकि प्राइसिंग का कोई भी सेंस नहीं था और प्रोडक्ट ओवर हाइप था। और जैसे जैसे साल एंड की तरफ आया चीजें और मैसी होती चली गई। फोन 3A लाइट लॉन्च करके इन्होंने खुद अपनी क्रेडिबिलिटी पे सवाल खड़ा कर दिया। प्रैक्टिकली ये फोन CMF फोन 2 Pro का एक रिप ऑफ था, जो पहले ही एक बेटर प्राइस में मार्केट में अवेलेबल है। सेम इकोसिस्टम में खुद से कम्पीट करने के लिए रियलमी अकेला काफी नहीं था क्या? फिर सॉफ्टवेयर जो नथिंग की सबसे बड़ी USP थी, उसमें भी ये धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइजेस, विजुअल गिमिक्स और प्रॉफिट ड्रिवन डिसीजंस लेने लगे। इनका फोकस एक्सपीरियंस पे तो अभी भी है,
लेकिन मोनेटाइजेशन पे भी दिखने लगा है। और जब एक ब्रांड अपनी कोर आइडेंटिटी लूज करने लगता है तो मुझे ये वाली वीडियो याद आ जाती है। मोटा मोटा नथिंग 2025 में सेल्स वाइज तो ऊपर जा रहा है, लेकिन ट्रस्ट, क्लैरिटी और प्रोडक्ट ऑनेस्टी में चीजें नीचे जा रही है। और अगर ये ट्रेंड ऐसे ही चलता रहा तो नथिंग उन्हीं ब्रांड्स की लिस्ट में आ जाएगा जो शॉर्ट टर्म ग्रोथ के लिए लॉन्ग टर्म लॉयल्टी सैक्रिफाइस कर देते हैं। अब नेक्स्ट हम गूगल की बात करते हैं। तो ये हम सबको पता है कि इनके पिक्सल्स काफी कम लोग खरीदते हैं। मैं मानता हूं कि क्लीन यूआई और एआई दोनों ही बहुत अच्छे हैं, बट इंडिया में मासेस को बेचने के लिए और भी बहुत कुछ चाहिए। पिछले साल इनका मार्केट शेयर 1% से भी कम था और इस साल भी उतना ही होगा, क्योंकि मुझे ऐसा कहीं पे भी नहीं दिखा कि इनकी कोई ग्रोथ हो रही है। बस मार्केटिंग स्पेंड थोड़ा ठीक है और ग्लोबली ये 35% से बढ़ रहे हैं, जो काफी सही है। बट हमेशा की तरह इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी ही है। ऑलमोस्ट हर साल सेम पैटर्न रिपीट होता है। लॉन्च पे फोन महंगा और कुछ टाइम बाद हेवी डिस्काउंट्स। इस साल भी पिक्सल 9 और पिक्सल 10 के साथ यही हुआ। लॉन्च प्राइस 70-80 हजार की रेंज में और बिग बिलियन या ईयर एंड में काफी अच्छा डिस्काउंट। तो लॉन्च पे कौन ही खरीदेगा, क्योंकि अब बायर्स भी ये पैटर्न समझ गए। इसलिए पिक्सल को अब लॉन्च पे लेना लोगों को स्मार्ट डिसीजन लगता ही नहीं है। और पिक्सल फोल्ड तो सैमसंग के फोल्ड से भी महंगा है और इस बात का कोई सेंस नहीं है, कंसिडरिंग कि पिक्सल फोल्ड के साथ ड्यूरेबिलिटी कंसर्न्स भी आते हैं। सर्विस सेंटर और आफ्टर सेल सर्विस भी ना के बराबर ही है, तो आखिर गूगल चलेगा कैसे। बट एक चीज अच्छी हुई है कि अब ये इंडिया में अपना गूगल स्टोर लेके आ गए हैं और अब तो इन्होंने पिक्सल अपग्रेड प्लान भी लॉन्च करा है। तो आई एम होपिंग कि शायद इनके फोन ज्यादा बिकेंगे। अब हम घर की खेती यानी कि लावा को एड्रेस करते हैं। तो ये ब्रांड इंडियन ऑडियंस को तो काफी इंप्रेस कर रहा है। मतलब इतना इंप्रेस कि ये 10,000 वाले सेगमेंट में साल के फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड रहे हैं और 15,000 वाले मार्केट में ये सेकंड रहे हैं, जो कि बहुत सही चीज है, क्योंकि मासेस तो यहीं पे है। और इस ग्रोथ का रीजन सिर्फ मार्केटिंग नहीं है, बल्कि वो देना है जो कस्टमर को चाहिए। जैसे इनकी स्टॉर्म सीरीज, जिसमें इन्होंने बढ़िया फीचर्स दिए हैं, जैसे कि 5G, क्लीन एंड्रॉइड और डिसेंट परफॉर्मेंस। लावा ने यहाँ फर्स्ट टाइम स्मार्टफोन बायर्स और प्राइस सेंसिटिव यूजर्स को टारगेट किया है और इंडिया में ज्यादा लोग यही वाले हैं। मिड रेंज साइड पे लावा ने अग्नि 4 के अंदर अच्छा काम किया हुआ है। स्पेक्स, डिजाइन और परफॉर्मेंस इस फोन के बढ़िया है, बट अभी भी मेरे को लगता है कि इनके फोन्स में इन्हें कैमरास पे काफी काम करने की जरूरत है और इनकी अपडेट सिचुएशन भी सही नहीं है। मतलब अग्नि 3 यूजर्स को 1 साल बाद जाके एंड्रॉइड 15 का अपडेट मिल रहा है, तो इन कुछ चुनिंदा चीजों पे इन्हें काम करने की जरूरत है। बट डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट इनकी 135% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है और इस साल ये अग्नि 4 के साथ ग्लोबल भी जा रहे हैं और इनकी होम सर्विस और रिप्लेसमेंट पॉलिसी की भी काफी तारीफ होती है। बट एक रूमर सर्कुलेट हो रहा है कि ये अपने नए सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं और शायद 2026 में ये उसे लॉन्च भी कर देंगे। सो आई एम होपफुल। हालांकि ये आने वाला साल सभी के लिए काफी भारी रहने वाला है, क्योंकि फोन्स महंगे हो रहे हैं। इसका रीजन सबको रैम और स्टोरेज लग रहा है, जबकि स्टोरी उससे बहुत बड़ी है, जिसे आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। बाकी मेरा इस साल का हो गया। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट ईयर।